नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी क्लासें करने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे सभी ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस और लाइव टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगी। हमारे द्वारा लाइव टेस्ट सीरीज भी आगामी उत्तराखंड पीसीएस और ग्रुप सी के प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें आप पूरे उत्तराखंड से कहीं भी से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड करना है। हमारी टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स सीरीज यह उत्तराखंड पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, उत्तराखंड स्नातक स्तर, उत्तराखंड एसआई आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वह है भारतीय वित्त व्यवस्था। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सेबी की। सेबी की फुल फॉर्म पूछी जाती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का गठन भारतीय प्रतिभूति बाजार को संगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए किया गया। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है और इस संस्था का गठन 12 अप्रैल सन 1988 को संसद के द्वारा एक कानून पारित करके किया गया था। बाद में 1992 में एक अध्यादेश के द्वारा इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। जिस समय इसका गठन हुआ इसकी देय पूंजी 50 करोड़ थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। सेबी के कार्यों की अगर हम बात करें तो पहला इसका कार्य है स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज और प्रतिभूति बाजार का नियमन करना। दूसरा है प्रतिभूतियों की इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाना और इनसाइड ट्रेडिंग के मामले में सेबी 25 करोड़ तक का जुर्माना किसी भी कंपनी पर लगा सकती है। तीसरा प्रमुख कार्य है म्यूचुअल फंड्स का नियमन करना और चौथा है शेयर बाजारों को मान्यता देने का अधिकार भी भारत में सेबी को दिया गया है। तो हमने भी एक शब्द देखा है इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग का अर्थ है कि अगर कंपनी का कर्मचारी या कोई भी संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ कमाता है तो इसको इनसाइड ट्रेडिंग कहा जाता है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में भी हैं। जनता से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि जुटाने वाली सभी योजनाएं सेबी के दायरे में आती हैं। जनता को लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी करके धन एकत्र करने वाली कंपनियों के खिलाफ सेबी कार्यवाही कर सकती है। सेबी अपने मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए स्वयं का एक विशेष न्यायालय का भी गठन कर सकती है, जिसका ये जो न्यायालय है इसका मुख्यालय मुंबई में ही बनाया जाएगा। सेबी के द्वारा कंपनियों पर जुर्माना लगाकर जो राशि जब्त की जाती है उसको निवेशक सुरक्षा शिक्षा कोष या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड आईपीईएफ में जमा किया जाता है। सन 1964 में भारत में म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी और पहली कंपनी जिसके द्वारा ये म्यूचुअल फंड लाए गए थे यह यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूटीआई के द्वारा जारी किए गए। 1993 में पहली बार सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। 1992 के शेयर मार्केट के घोटाले के बाद भारत में निक्षेप निधि प्रणाली को अपनाया गया था। निक्षेप निधि प्रणाली का अर्थ है कि प्रतिभूतियों के स्वामित्व का हिसाब किताब का रखरखाव या जो हस्तांतरण है वह इलेक्ट्रॉनिक बही खाते के रूप में रखा जाएगा और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बिना मूल पत्र के केवल इलेक्ट्रॉनिक या ई फॉर्म में ही उन शेयरों की खरीद या बिक्री या उनको ट्रांसफर किया जाना है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इन दोनों को भी बनाया गया है। NSDL जो है इसके प्रवर्तक हैं यूटीआई, आईडीबीआई बैंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी तरफ CDSL यह भी शेयर मार्केट से या इस तरह के कार्य करती है। इसके प्रवर्तक हैं BSE, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और HDFC बैंक। डीमैटेरियलाइज इसका अर्थ है कि जो शेयर हैं हमारे शेयरों को डिपॉजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रिक खातों में दर्ज करना, जिससे उन शेयरों को भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता अब समाप्त हो गई है। यह 1992 के जो शेयर मार्केट में घोटाला हुआ था उसके बाद लाई गई। विश्व के प्रमुख शेयर मार्केटों की हम बात करें तो डोव जोन्स यह न्यूयॉर्क के शेयर मार्केट का नाम है। FTSE 100 लंदन के शेयर मार्केट का नाम है। हैंग सेंग हांगकांग के शेयर मार्केट का नाम है। निक्की यह जापान का है। नॉस्डॉक संयुक्त राज्य अमेरिका का है। STI सिंगापुर
स्ट्रेंट्स टाइम इंडेक्स, शकोम्प शंघाई का है, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स और निफ्टी 50 यह दोनों भारत से संबंधित हैं, दोनों के मुख्यालय मुंबई में हैं। श्योल कंपोजिट यह दक्षिण कोरिया के शेयर मार्केट का नाम है। कोस्पी कोरिया का शेयर मार्केट है एंड CAC फ्रांस के शेयर मार्केट का नाम है। अब हम इसमें भारत के स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख यहाँ जो पहला आता है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। इसमें 30 कंपनियां शामिल हैं। ये 30 महत्वपूर्ण कंपनियां हैं। यह एशिया का और भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और यह अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि इसमें 5000 से भी अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं। तो यह व्यापार की दृष्टि से नहीं है, केवल कंपनियां सूचीबद्ध होने की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। BSE की स्थापना सन 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। यह ISO 9001-2000 प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला और विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। 2005 से इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में भी संचालित किया गया। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो राष्ट्रीय सूचकांक है वह 100 शेयरों का होता है, अर्थात 100 महत्वपूर्ण कंपनियां उसमें शामिल रहती हैं। जबकि जो दूसरा संवेदी शेयर सूचकांक है यह 30 महत्वपूर्ण कंपनियों के शेयरों का सूचकांक होता है। इसमें यह जो संवेदी सूचकांक है, जो 30 शेयर हैं, इनका आधार वर्ष 1978-79 लिया गया है, जबकि राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष 1983-84 है। सेंसेक्स सूचकांक की रचना सन 1986 में की गई थी। BSE पावर इंडेक्स, इसमें ऐसी कंपनियां लिस्टेड हैं जो विद्युत या ऊर्जा से संबंधित हैं, जैसे BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड रिलायंस एनर्जी आदि। BSE ग्रीनएक्स इंडेक्स यह 25 महत्वपूर्ण कंपनियों का सूचकांक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का गठन फेरवानी समिति सन 1991 की सिफारिश पर किया गया था और फेरवानी समिति 1991 में गठित हुई थी। इसकी सिफारिश पर 1992 में NSE का गठन किया गया। 1996 में इसका जो शुरुआत में नाम था वह निफ्टी 50 था। 1996 में इसको बनाया गया था निफ्टी 50 को। बाद में सन 1998 में इसका नाम निफ्टी 50 की जगह S&P CNX निफ्टी कर दिया गया। एक दृष्टि से कहें तो यह भारत का सबसे बड़ा और सर्वाधिक कारोबार करने वाला, तो कारोबार की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसके जो मुख्य प्रवर्तक है वह IDBI बैंक है। अन्य प्रवर्तक हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, IFCI और IDFC तथा भारत सरकार। तो ये प्रवर्तक पूछे जाते हैं। NSE का मुख्यालय है वर्ली मुंबई में। NSE में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है, जिसमें से 26% तक का जो विदेशी निवेश या FDI होगा और 23% तक FII शामिल होगा। भारत में वायदा कारोबार, तो वायदा बाजार आयोग या जिंस फ्यूचर व्यापार 1953 में यह शुरू हुआ था और 2015 में इसका विलय सेबी में कर दिया गया। तो सेबी ही इसके लिए भी अब नियम बनाती है। तो ये जो वायदा कारोबार है या कमोडिटी है, इसमें व्यापार या जो अनुमान लगाया जाता है वह कच्चे तेल, खाद्य पदार्थों और धातुओं आदि से है। वायदा कारोबार का अर्थ है किसी वस्तु की भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाकर उसकी खरीद और बिक्री करना। तो इसमें भविष्य का भाव निर्धारित कर किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए वायदा कारोबार शुरू किया गया है। वायदा कारोबार से संबंधित 4 एक्सचेंज हैं भारत में। पहला है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और यह भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज भी है। दूसरा है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज NMCE अहमदाबाद में मुख्यालय है और इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ICEX, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। कृषि क्षेत्र में वायदा कारोबार तो 2003-04 में नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज के द्वारा शुरू किया गया था और एक नया सूचकांक इसके द्वारा 2005 में लाया गया है NCDEX एग्रीकल्चर के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए।
वायदा कारोबार विदेशी मुद्रा में भी होता है। तो भविष्य की किसी तिथि के लिए विदेशी मुद्रा का शेयर बाजार में निर्धारित दर पर क्रय और विक्रय करना विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार कहलाता है। सन 2008 में सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को वायदा विदेशी मुद्रा में वायदा कारोबार की अनुमति दी गई थी। यह डॉलर और रुपये के मध्य था। वर्तमान में 4 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन देन को देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज और चौथा अंतिम इसमें है यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद रघुराम राजन समिति की अनुशंसा पर सन 2010 में इसका गठन किया गया था और इसकी स्थापना का उद्देश्य था वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। रेसिडेक्स 1 जुलाई 2007 को इसकी स्थापना हुई और यह राष्ट्रीय विकास बैंक के द्वारा देश के विभिन्न भागों में भूमि में होने वाले उतार चढ़ाव पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। प्रारंभ में यह 5 शहरों में हुआ, दिल्ली, बंगलौर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में। वर्तमान में रेसिडेक्स के द्वारा 20 शहरों के आंकड़े जारी किए जाते हैं। अगर विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एंटवर्प बेल्जियम का है, जो कि 1460 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अब हम बात करते हैं उन शब्दों की जो हम रोजाना समाचार पत्रों के माध्यम से या न्यूज चैनल में सुनते हैं और शेयर मार्केट से संबंधित हैं। तो जो शब्द हैं जैसे बुल, बियर, लेम डक, स्टैग वगैरह। तो बुल ऐसा व्यक्ति, बुल को तेजड़िया कहा जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो यह चाहता है कि किसी भी कंपनी के जो शेयर हैं वह बढ़ जाए। तो तेजड़िया या बुल का अर्थ है कि जो व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ने की इच्छा रखता है। बियर यानी मंदड़िया, ऐसा निवेशक या ऐसा व्यक्ति जो शेयर की कीमत गिरने की आशा करता है। स्टैक का मतलब कि ऐसे लोग या ऐसे इन्वेस्टर, निवेशक जो कि सेकेंडरी मार्केट की अपेक्षा प्राइमरी मार्केट में निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। पूंजी बाजार, यह भी शेयर मार्केट से संबंधित है। अगला शब्द अक्सर सुनते हैं विश्वसनीय प्रतिभूतियां। तो इसका अर्थ है कि ऐसी कंपनियों के शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर पर लाभ या लाभांश प्राप्त होता है। डीमैट अकाउंट या डीमैट खाता, यह एक प्रकार का बैंक खाता ही है जिसमें रुपयों के स्थान पर प्रतिभूतियों या बॉन्ड या सिक्योरिटीज वगैरह का इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेन देन होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता है या किसी भी कंपनी का IPO खरीदना चाहता है तो उस व्यक्ति के पास अनिवार्य रूप से एक डीमैट खाता होना चाहिए। तो ये डीमैट खाता इन सब शेयर के इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए अनिवार्य है। अधिकृत पूंजी या ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेबी में सूचीबद्ध कंपनियां शेयर जारी करने से पहले सेबी के समक्ष आवेदन करती हैं और सेबी के द्वारा जितने भी शेयर जारी करने की अनुमति दी जाती है उसे ही उस कंपनी की अधिकृत पूंजी कहा जाता है। निर्गत माना, अगर किसी कंपनी ने 100 रुपए के समक्ष 100 रुपए का हमने अप्लाई किया और कंपनी 80 रुपए की ही परमिशन दे रही है सेबी, तो ये इसकी निर्गत पूंजी कहलाएगी, इशू कैपिटल। तो निर्गत पूंजी या इशू कैपिटल का अर्थ है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसके लिए सेबी के द्वारा अनुमति दी जाती है वह निर्गत पूंजी कहलाती है। शेयरों का बाईबैक, शेयरों का पुनर्क्रय या बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो जब कंपनी के पास पूंजी अधिक होती है और उसको निवेश करने के लिए उसके पास उतने ऑप्शंस नहीं होते तो कंपनी अपने शेयरों को पुनः खरीदने का निर्णय लेती है। तो कंपनी अपने शेयर पुनः खरीदना शुरू कर देती है, इसे बाईबैक ऑफ शेयर्स कहा जाता है। भारत 22 यह एक नया एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है और वर्तमान में इसमें 22 कंपनियों के शेयर शामिल किए गए हैं। बाजार पूंजीकरण या एम कैप, मार्केट कैप, इसका अर्थ है कि किसी भी कंपनी के शेयरों का कुल जो बाजार मूल्य है वह एम कैप कहलाता है। जैसे वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी कंपनी अगर हम कहें तो TCS। जंक बॉन्ड, जंक बॉन्ड का अर्थ यह है कि ऐसी कंपनी जिसकी रेटिंग तो बहुत नीची है लेकिन जो बहुत अच्छा आउटपुट, बहुत अच्छा प्रतिफल प्रदान करे, तो वहां पर शब्द जंक बॉन्ड यूज होता है। स्लो बॉलिंग प्रभाव या स्लो बॉलिंग इफेक्ट, तो जब शेयर के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि होने से शेयर खरीद के कारण या अन्य किसी कारण से कुछ ऐसी स्थिति हो जाए कि शेयरों का मूल्य लगातार बढ़ता ही जाए और इतना अधिक शेयर का मूल्य हो जाए कि क्रय विक्रय पर स्टॉप ऑर्डर होने लगे, तो इसी को शेयर मार्केट में स्नोबॉलिंग के नाम से जाना जाता है।
कर्व ट्रेडिंग, जब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की बिल्डिंग के बाहर ही स्टॉक एक्सचेंज के समय में या अन्य समय में प्रतिभूतियों को या सिक्योरिटीज को अवैध रूप से जब इनकी ट्रेडिंग होती है तो इसको कर्व ट्रेडिंग कहा जाता है। स्वेट शेयर, इसका अर्थ है कि कंपनियों के द्वारा अपने कर्मचारियों को बिना किसी शुल्क के शेयर उपलब्ध कराना। स्प्रेड या मार्जिन या हेयर कट, इसका अर्थ है कि शेयर के क्रय और विक्रय के बीच का अंतर जो होता है वो स्प्रेड या मार्जिन या हेयर कट के नाम से जाना जाता है। जी सिक्योरिटीज एंड टी बिल्स, जी का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और टी मतलब ट्रेजरी बिल्स। तो दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियों को जी सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता है, और जो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उन्हें ट्रेजरी बिल्स के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं जी सिक्योरिटीज और टी बिल्स के आधार पर सरकार बाजार से उधार ले सकती है। केतन पारेख और हर्षद मेहता, यह भारत में शेयर मार्केट से संबंधित बड़े घोटाले हैं। तो केतन पारेख घोटाले के बाद सेबी ने भारत में शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाई थी। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल का अर्थ है कि नए व्यवसाय के लिए अगर कोई कंपनी नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जो पूंजी जुटाती है उसे वेंचर कैपिटल कहा जाता है, और कंपनियां इस वेंचर कैपिटल के लिए इक्विटी शेयर जारी करती हैं। ब्रिज लोन, इसका मतलब है कि कंपनी के द्वारा किसी नए व्यवसाय के लिए जब तक परमानेंट फंड की व्यवस्था नहीं हो जाती तो जो अस्थायी वित्त व्यवस्था या टेम्परेरी फंडिंग की व्यवस्था की जाती है उसे ब्रिज लोन कहते हैं। ब्लू चिप कंपनियों का अर्थ है जो कंपनियां बहुत प्रतिष्ठित हैं और बड़ी कंपनियां जैसे टाटा हुआ है, एसबीआई है, इस तरह की, तो ये कंपनियां ब्लू चिप कहलाती हैं, और इनके इक्विटी शेयर को ही ब्लू चिप शेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इन कंपनियों के शेयर की मांग बहुत अधिक होती है और जो निवेशक हैं वह हमेशा ब्लू चिप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग, यह 2001 से आरबीआई के द्वारा शेयर मार्केट में या शेयरों में मार्जिन ट्रेडिंग की अनुमति दी गई है। तो इस मार्जिन ट्रेडिंग में कोई भी निवेशक अपनी क्षमता से अब जो भी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है उससे अधिक निवेश करता है। यह बाजार में तरलता की वृद्धि के लिए लाई गई है। इसमें इन्वेस्टर के द्वारा केवल 40% मार्जिन का लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और शेष जो 60% है इसकी व्यवस्था बैंक या शेयर ब्रोकर के द्वारा की जाती है। रोलिंग सेटलमेंट, इसका अर्थ है कि व्यापार करने की तिथि के बाद के कुछ दिन। तो भारत में T+2 व्यवस्था है, अर्थात व्यापार की तिथि के दूसरे कार्य दिवस में जो है व्यापार का निपटान आवश्यक है। मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड का अर्थ है कि भारत के बाहर स्थानीय मुद्रा के स्थान पर भारतीय मुद्रा में जारी किए जाने वाले बॉन्ड को मसाला बॉन्ड कहते हैं। उत्तराखंड पीसीएस 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। मसाला बॉन्ड के जरिए भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों में भारतीय रुपये में धन जुटाती हैं, यह इंपॉर्टेंट है। तो मसाला बॉन्ड की भारत के बाहर स्थानीय मुद्रा के स्थान पर भारतीय मुद्रा के में जारी किए जाने वाले बॉन्ड, और इसका उद्देश्य है विदेशी बाजारों में भारतीय कंपनियां भारतीय रुपये में धन जुटाती हैं। सन 2014 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा यह कॉन्सेप्ट या सबसे पहले मसाला बॉन्ड जारी किए गए थे। कुछ अन्य बॉन्ड भी जो प्रचलित हैं जैसे समुराई बॉन्ड, यह जापानी येन में जारी किया जाता है। मसाला बॉन्ड भारतीय रुपये में, समुराई बॉन्ड जापानी येन में, कोमोडो बॉन्ड इंडोनेशियाई रुपये में जारी किया जाता है, और डिम सम बॉन्ड रेन मिनबी यानी जो चीन की मुद्रा है उसमें जारी किया जाता है। एलिफेंट बॉन्ड, यह 25 वर्षीय सॉवरेन बॉन्ड हैं और यह उन व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं जो अपनी पहले से अघोषित संपत्तियों को घोषित करते हैं। इस अघोषित आय का 40% एलिफेंट बॉन्ड पर निवेश किया जाता है और इसके बदले उन लोगों को एक निश्चित कूपन सिक्योरिटी जारी किया जाता है। इस बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज का 75% उस व्यक्ति से कर लिया जाता है जिसने अपनी संपत्ति को छुपाया था। अंश पत्र, इसका अर्थ है कि किसी संस्था में भागीदारी का अधिकार पत्र। डिबेंचर एक प्रकार का ऋण पत्र है और यह ऋण प्राप्ति का साधन है। इसके माध्यम से सरकार और कंपनियां धन एकत्रित करती हैं। डिबेंचर जारी करने वाली कंपनियां या संस्थान गिरवी के तौर पर कुछ भी नहीं रखती, बल्कि जो खरीदार या इन्वेस्टर होते हैं वह कंपनी की साख और प्रतिष्ठा को देखते हुए कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं। गिल्ट एज्ड मार्केट, यह सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। यह प्रतिभूतियां सामान्य और जीरो कूपन दोनों प्रारूपों में जारी की जाती हैं।
लिबोर LIBOR यह लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित यह एक ब्याज की दर है। यह ब्याज दर लंदन मनी मार्केट जो है उससे संबंधित होती है और भारतीय बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस लिबोर का प्रयोग किया जाता है। लिबोर मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जो भारतीय अंतरबैंक बाजार में बैंक एक दूसरे को जो अल्पावधि ऋण प्रदान करते हैं वह लिबोर रेट पर प्रदान करते हैं। अब लिबोर के स्थान पर आ चुका है सोनिया। सोनिया है स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट। यह अल्पावधि औसत ऋण दर है और जिसके द्वारा बैंकों के द्वारा ब्रिटिश स्टर्लिंग बाजार में असुरक्षित ऋणों के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब स्टर्लिंग ये सोनिया का प्रयोग हो गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जो क्या कहते हैं ब्याज दर मार्केट में इंपॉर्टेंट है वो है सोफार SOFAR, यह अमेरिका का है। ESTR यह यूरोपीय संघ के द्वारा प्रचलित है और टोनार यह जापान के द्वारा प्रचलित एक ब्याज दर का नाम है। ADR यह अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है और ZDR यह ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का नाम फुल फॉर्म। ये पूछा जाता है तो एक अमेरिकन दूसरा ग्लोबल। IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। तो जब कोई कंपनी पहली बार अपनी कंपनी के शेयर आम जनता के लिए, आम निवेशकों के लिए जारी करती है तो उसको IPO कहा जाता है। जैसे इस वर्ष में LIC के द्वारा अपना IPO जारी करने की घोषणा की गई है। यह विश्व का अब तक का सबसे बड़ा जो IPO है वह अरामको कंपनी, यह सऊदी अरब की तेल उत्पादन से संबंधित कंपनी है, उसके द्वारा अपना अब तक का विश्व का सबसे बड़ा IPO जारी किया गया है। FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स, जब IPO की जब दोबारा अपने शेयर निकालती है कंपनी तो उसको FPO कहते हैं। और शेयर बाईबैक का मतलब जब कंपनी ने ज़्यादा शेयर निकाल दिए और उसमें पैसा ज़्यादा है तो अपने कई शेयर वापस खरीदना शुरू कर देती है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो अधिक मुनाफा देने वाली ब्लू चिप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। राइट इश्यूज, इसका अर्थ है कंपनियां पूंजी जुटाने, व्यवसाय का विस्तार करने या अपने कर्ज को कम करने के लिए अपने तात्कालीन शेयर धारकों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करती हैं। बीमा, ऐसा कोई भी चीज जो किसी भी व्यक्ति का जोखिम कम करे उसे बीमा कहते हैं। दो प्रकार के बीमा हैं, एक है जीवन बीमा और दूसरा है साधारण बीमा। तो दुर्घटना से मृत्यु का जोखिम कम करने के लिए जीवन बीमा है और साधारण बीमा है परिसंपत्तियों का से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए। तो भारत सरकार के द्वारा आम जनता के लिए दो बीमा लाए गए हैं। एक है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना PMJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये हमारा जो एक अलग से हमने वीडियो बनाया है सरकारी योजनाओं का, उसमें हमने ये दोनों बीमा से संबंधित वहां पर एक वीडियो बनाया हुआ है। प्रीमियम यानी जो बीमा की किस्त है उसको हम प्रीमियम कहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी जो संस्था है वो IRDA है, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन मल्होत्रा समिति सन 1990 की रिकमेंडेशंस पे किया गया था और इसके कार्य थे उद्देश्यता स्थापना का, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन करना, संवर्धन संबंधित और आकस्मिक मामलों पर कार्य करना और बीमा कंपनियों के द्वारा जो उनकी पॉलिसी खरीद रहे हैं उनसे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है आम बीमा धारक को, या मुआवजा सही समय पर मिल रहा है या नहीं। तो इस तरह की सब पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करने के लिए गठन किया गया था। यह उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षित करने के लिए बीमा कंपनियों का निरीक्षण भी करता है। इसका जो मुख्यालय है IRDA का वह है हैदराबाद में है। तो हम पढ़ चुके हैं मल्होत्रा समिति जो आई थी यह बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आई थी और इसी के आधार पर IRDA का गठन हुआ। बीमा क्षेत्र में FDI की वर्तमान में जो सीमा है वह 49% है। मार्च 2015 में यह 26% से 49% की गई थी। वाणिज्यिक बैंक भी वर्तमान में बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे PNB मेटलाइफ या बजाज एलायंस या SBI, ये सभी इंश्योरेंस में आ चुके हैं। तो इनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि बीमा बैंक कारोबार में संयुक्त उपक्रम कंपनियों के माध्यम से ही प्रवेश करेंगे, जैसे PNB मेटलाइफ। तो PNB ने मेटलाइफ के साथ एक संयुक्त उपक्रम बनाया है और इसमें बैंक की जो भागीदारी है वह अधिकतम 50% होगी।
बैंकों की चुकता पूंजी 50 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात बैंकों का कम से कम 10% होना चाहिए। बैंक का एनपीए बहुत ज़्यादा ना हो और लगातार 3 वर्षों तक बैंक ने शुद्ध लाभ कमाया हो, बैंक प्रॉफिट की अवस्था में होना चाहिए। ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन 1957 में निर्यात जोखिम बीमा बैंक के रूप में गठन किया गया था और 1964 में इसका नाम ईसीजीसी कर दिया। तो ये ईसीजीसी निर्यात व्यापार संबंधी ये बीमा से संबंधित है। जब हम विदेश व्यापार करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, तो जो हमारी वस्तुओं का जो बीमा है वह ईसीजीसी करेगा। इसके अतिरिक्त स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड भी निर्यात का संवर्धन करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को भारत की 253 छोटी छोटी कंपनियों का आपस में विलय करके LIC का गठन किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और साथ में सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। इस वित्त वर्ष में LIC के द्वारा अपना IPO लाने की घोषणा की गई है। IDBI बैंक को जो स्वामित्व है वह वर्तमान में LIC के पास है। LIC ने इसके सबसे अधिक शेयर खरीद लिए हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC 22 नवंबर 1972 को इसका गठन हुआ। मुख्यालय इसका मुंबई में है। यह साधारण बीमा व्यापार को नियंत्रित और संचालित करने के लिए बनाया गया। तो यहाँ 4 प्रमुख कंपनियां हैं जनरल इंश्योरेंस ऑफ कंपनीज में जो आती हैं। पहला है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुख्यालय कलकत्ता, 1906 में गठन हुआ था। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुख्यालय मुंबई, 1919 में गठन हुआ। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दिल्ली में इसका मुख्यालय है, गठन 1947। और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चेन्नई में मुख्यालय है और गठन हुआ 1938 में। 2000 में GIC को पुनर्बीमा कर्ता कंपनी के रूप में अधिसूचित किया गया और इन चारों कंपनियों का जो शेयर है वो भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया और भारत सरकार के द्वारा इन चारों कंपनियों को मर्ज कर एक बड़ी कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ अन्य जैसे रेटिंग एजेंसियां, तो पहला है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको क्रिसिल के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रवर्तक है वो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। यह स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ये न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है और ये अमेरिका की प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल जो है यह भारत का है और इसका प्रवर्तक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। क्रिसिल का मुख्यालय मुंबई में है। ये बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहलाती हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच। ये अर्थव्यवस्था या बाकी से संबंधित रेटिंग जारी करती हैं। दूसरी है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और इसकी प्रवर्तक मूडीज है। मूडीज का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क या अमेरिका में है। भारत में इसका जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम हरियाणा में है। मूडीज का मुख्यालय पूछेंगे या स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का रखेंगे तो ध्यान रखना है क्रिसिल का मुंबई में है। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर 1993 में गठित किया गया था और ये जो संस्था है केयर के नाम से जानी जाती है। केयर के द्वारा जारी की गई रेटिंग को भारत सरकार भी प्रमाणित करती है और भारत का जो भारतीय रिजर्व बैंक है, सेबी है, ये सभी केयर के द्वारा जारी रेटिंग को ही मान्यता देते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।